हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट 2। आप देख सकते हैं वैसे स्टूडेंट जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री है आपका पीजीटी में तो आप यहाँ से सिर्फ हिस्ट्री बना सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो टीजीटी में है जिनका चारों सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो या ज्योग्राफी ऑनर्स हो या पॉलिटी ऑनर्स हो या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, आखिर सब्सिडरी में भी तो जरूर पेपर होगा। यहाँ चारों का चारों पेपर को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि आज थोड़ा हमें वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा छठ उठ हो रहा है, तो हम 2-3 दिन शायद डिस्टर्ब रहेंगे। उम्मीद करेंगे कल से राइट टाइम पे शुरू कर दिया जाए क्लास आप लोग का। तो आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी से। चलिए एक बार सभी कोई वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दें, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए एक बार शेयर करके आइए फटाक से। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है। जिनका भी हिस्ट्री होगा वो अपना आंसर मिला लीजिए। अगर रात में आप बनाए हैं तो आप पहले आंसर मिला लीजिए हिस्ट्री से। ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम इतिहास से शुरू करते हैं। देख लीजिए सामाजिक विज्ञान। चलिए आइए तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश मतलब रिक्त स्थान कहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला से मिला हुआ है। चलिए वहीं अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, ये प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड है। ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब कि इसका जो था स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ठीक है। तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोले तो 1905 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, फ्रेड एक मिनट थोड़ा सा और जूम करने दीजिए। आइए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1664 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। ठीक है। तो कवि कालिदास जो थे वो किसके राज कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसे विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 75 का, तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो आपको पता होगा, देखिए इसको कैसे बनाइएगा 1904 में, तो आप पता कीजिए कि 1904 में किसका शासनकाल था। तो याद कीजिए 1899 से लेकर, ठीक है, 1905 तक कौन थे इस समय, तो 1899 से लेकर 1905 तक किसका मतलब कार्यकाल था, तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। ठीक है। चलिए अगर वहीं हम बात करें लॉर्ड रिपन का, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर आप देखिए बी सी, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो याद रखिए 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है। लिटन की अगर हम बात करते हैं कि लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था, लॉर्ड लिटन, तो ये हो जाएगा आपका 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है। ये आपका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। चलिए तो ये कार्यकाल आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ठीक है। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर विलियम जोन्स। ठीक है। ये इसका स्थापना कब किए थे, तो 1784 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, ये पूरा बायोडेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन से मतलब किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो था ये कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 1930 में इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर क्या है, आइए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं।
V.I. लेनिन का संबंध किससे है, ठीक है। तो V.I. लेनिन का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था, ठीक है। तो ये किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, चीन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 83 में क्या है, देखिए यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 में क्या है, मार्ले मिल्टो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1909 में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ठीक है। तो किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है कि डांडी अभियान, ठीक है, यात्रा जो था वो कब प्रारंभ किया गया था, तो डांडी अभियान जो यात्रा जो था वो कब प्रारंभ किया था, तो याद रखिए 12 मार्च 1930 से लेकर, ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था ये यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसी यात्रा के बाद आपका, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, अगर पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 में, जब दांडी यात्रा को प्रारंभ खत्म किया गया था तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका याद रखिएगा, बाई डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो बाई डेट यहाँ नहीं दिया हुआ, चलिए 1939 में हुआ था, ठीक है, 1 सितंबर 1939 शायद। चलिए उसके बाद हम बाद में देख लेंगे, बस चेक कर लिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं, क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 88 का, तो 1931 में, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, इसका बाई डेट आप लोग 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कहीं कहीं आपको 4 मार्च दिखाएगा, कहीं कहीं आपको 5 मार्च भी ऑप्शन में कभी कभी मिल जाएगा, तो आप जो दोनों में से जो मिले वो उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, एक गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। क्या परिणाम हुआ, तो एक गणतंत्र की स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो याद रखिएगा पाणिनि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रत्येक रात, ठीक है, प्रत्येक दिन रात में 8 बजे, याद रखिएगा 8 बजे टेलीग्राम खोल के वहाँ जो PDF भेज दिया जाता है उसको आपको बनाना होगा, तभी आप सेट मिलाइए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप अभी ऐसे देख रहे हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पहले आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सेट को बनाइए। आपका जो है मात्र हिस्ट्री और ज्योग्राफी कम से कम ये 2 पेपर जरूर बनाइए। ऐसे तो आपको पूरा बनाना है, हिंदी इंग्लिश 40 नंबर, लेकिन कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जरूर बनाइए। 80 नंबर होगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, वो भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। उसके बाद ही इस सेट को देखें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, थोड़ा सा जूम कर दे, देखिए थोड़ा सा फोटो बढ़िया नहीं आया है, उम्मीद करेंगे कल से अच्छा आपको फोटो मिले। चलिए तो 91 में क्या है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया, तो कब रद्द कर दिया गया था, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1911 में, ठीक है। और उसमें किसका शासनकाल था, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 1911 में, ठीक है, भंग किया गया था तो उसमें किसका शासनकाल था, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखना होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था शायद, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1933 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था,
ठीक है। तो किस वर्ष किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको बताए हैं, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे ये प्रश्न आता है तो हम बार बार एक ही बात आपको बताते हैं, 8 या 9 अगस्त आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। 8 या 9 अगस्त दोनों याद रखना है, बाई डेट 1942, ठीक है। कि जब भी आए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 या 9 अगस्त, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आपको 8 भी दे देगा, कभी कभी आपको 9 भी दे देगा। चलिए क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 94 का, यह आ जाइए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर आते हैं। क्या है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ से पकड़िए, इसमें दो क्वेश्चन होता है, एक आज़ाद हिंद फौज होता है और एक आज़ाद हिंद सरकार होता है। यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा आप, एक होता है आज़ाद हिंद फौज और एक होता है आज़ाद हिंद सरकार। यहाँ आपसे फौज पूछा जा रहा है, देखिए फौज यानी कि 2 अक्षर में आता है फौज, तो फौज कब हुआ, तो 2 अक्षर यानी कि 1942 आपका 2 अक्षर में लिखा हुआ है, लास्ट में 2 है तो 1942 हो जाएगा। देखिए जब पूछे आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, इसके गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो था 1943 में हुआ था, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था, 1943 में हुआ था। जब बात पूछे आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो याद रखिए रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष किए थे, घोष या बोस ऐसे कुछ है, रास बिहारी घोष किए थे। अच्छा, और जब पूछे कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, आज़ाद हिंद सरकार का, हम ये पूछ रहे हैं, आज़ाद हिंद सरकार की बात कर रहे हैं, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, तो लिख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या लिखा हुआ है, देखिए कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। देखिए एक होता है देश बंधु और एक है दीन बंधु, ये दोनों आपको याद रखना होगा, एक देश बंधु एक दीन बंधु। यहाँ बात कर रहा है देश बंधु की, तो देश बंधु की उपाधि किसने धारण किया था, तो याद रखिएगा CR दास। CR दास बोलने का मतलब चित्तरंजन दास, लिख लीजिए चित्तरंजन दास, ये हो गया आपका देश बंधु। अब इसको देखिए, इसको पकड़ने का ट्रिक याद रखिएगा। देखिए लास्ट में क्या है, देश, देश में लास्ट में देखिए देश का लास्ट में क्या है, स है, देश का लास्ट में क्या है, स है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा उसके लास्ट में भी स रहेगा, देश तो दास लास्ट में स रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, एक है दीन बंधु और एक है देश बंधु, ठीक है। तो यहाँ आपके देश था तो देश का लास्ट में क्या है, तो स है, तो आप चित्तरंजन दास मार सकते हैं। अब देखिए अगर हम पूछ दें कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए, दीन बंधु, अभी तो आपको हम पढ़ाएं देश बंधु आप समझे, अब दीन बंधु समझिए। अगर ये क्वेश्चन अगर 2 आ जाएगा पीछे तो आपको दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि दीन बंधु मारना था, मार दिए देश बंधु का। तो जब दीन बंधु पूछे, ठीक है, तो CF एंड्रूज, ठीक है, याद रखिएगा CF एंड्रूज जो थे उन्हें दीन बंधु कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, तो विनोबा भावे ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, ठीक है, तो चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो ये हो जाएगा आपका 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, आइए इसको आप एकदम VVI कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो 99 नंबर जो प्रश्न है इसको एकदम VVI कर लीजिएगा। इस टाइप के मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ दिया जाता है, ठीक है, और संधि लगा के आपको पूछेगा। क्या है प्रश्न कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी, मतलब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, ठीक है, टीपू सुल्तान जो था अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, गुजरात विजय की यादगार में, ठीक है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था, तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर जो था, ठीक है, किसका निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार किया था, तो आपको याद होगा 10 दिसंबर मनाया जाता। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये कभी कोई पूछ लिया जाता है, ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको ये भी याद होता है तो आप सॉलिड आंसर मार सकते थे ऑप्शन नंबर C, क्योंकि 10 दिसंबर में सिर्फ एक यही है, ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अब यहाँ लेकिन प्रश्न कुछ अलग है तो आप उसको साथ में याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। तो कब किया था? तो 10 दिसंबर 1948 में। कहीं आप उल्टी से 14 अक्टूबर 1945 मत मार दीजिएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, अब मार दीजिएगा आप ये, ठीक है। अगर आप सेट बना के इसको डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर वैसे स्टूडेंट जो रात में सेट बनाते हैं मेरे भेजने के बाद 8 बजे के बाद, चाहे जब भी बना लीजिए, ठीक है, सुबह शाम को होते होते, अगर उसके बाद आप वीडियो देखते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन एक होना ही होना है, ठीक है। पहले आप खुद से मेहनत कीजिए, ये ना कि आप डायरेक्ट वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा उस पर क्वेश्चन को देखिए, सोचिए, समझिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। 102 में क्या है, देखिए, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 102 का? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें आपका नहीं दिया हुआ है विजयनगर। चलिए ठीक है, या इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, विजयनगर किस नदी, मेरे ख्याल से कृष्णा नदी होना चाहिए था। चलिए जो भी आंसर है आपका बुक में ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आप लोग कमेंट में 102 का आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूजन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 102 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो 102 का आप लोग राइट आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 103 नंबर क्या है, आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो थी किस शहर में हुई थी? तो याद रखिए बम्बई में हुआ था, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है, वो भी बाई डेट के साथ आपको याद रखना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो लिख लीजिए 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या है कि फ्रांस की क्रांति के समय, ठीक है, 1789 यानी कि 89 में वहाँ का राजा कौन था? चलिए तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लुईस 16वां। वहाँ का राजा कौन था? लुईस 16वां था। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105 में क्या है, वर्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया? ठीक है, तो वर्साई की संधि जो था वो किस देश का मानचित्र बदल दिया था? देखिए यहाँ आपसे देश पूछ रहा है, देश या देशों, तो यहाँ पे फोकस कीजिए, देश या देशों कहने का मतलब है कि वर्साई की संधि में जो हुआ था, तो ऐसे अब जब बुक पढ़िएगा, मेरा पीडीएफ अगर पढ़िएगा और नहीं तो बोलिए अभी हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, विश्वास नहीं तो देखिए ये प्रश्न को कहाँ से लिया गया है, हम आपको अभी दिखा सकते हैं लाइव। आप 1 मिनट का टाइम दीजिए हमको। आइए देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ से लिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। आइए जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? ठीक है, तो लिखा ना लुईस 16वां। देखिए ये प्रश्न आपको यहाँ से उठाया गया है, मतलब कि पूरा SCERT का यही PDF आप लोग को हम दिए थे, ठीक है। अब अगला जो है वर्साई की संधि, ठीक है, किस देश में मानचित्र बदल गया था, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन इसी चैप्टर में आपको कहीं मिल जाएगा। चलिए खैर इसके ऊपर हम देख लेंगे बाद में कभी, लेकिन इतना चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं फिलहाल। आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन को आप देखिए फिर आपको हम दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा, महादेश का नाम पूछ लिया था, तो महादेश पूछा तो कौन सा महादेश हो जाएगा? ठीक है, देखिए यूरोप का महादेश का मानचित्र बदल गया था, ठीक है, यही प्रश्न आपको। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था 104 नंबर, क्या लिखा हुआ, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, वहाँ का राजा कौन था? तो लुईस 16वां मारे। अभी जस्ट आपको हम अपना PDF में दिखाएं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 कि वर्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया था? ठीक है, अब इसमें तो कोई एक देश तो हो नहीं सकता है, वहाँ आपका महाद्वीप पूछा था तब ना आप यूरोप मारे थे 105 का। वर्साई की संधि किस महादेश वहाँ लिखा हुआ था, महादेश का मानचित्र बदल गया था, तब आप यूरोप मारे थे, यूरोप का मानचित्र जो था बदल। अब यूरोप महाद्वीप में कितने देश होंगे इसका कोई तो पता नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप ही बताइए 105 का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जर्मनी भी आता है यूरोप में, फ्रांस भी आता है यूरोप में, ब्रिटेन भी आता है यूरोप में, मतलब एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं। चलिए अगर ये PDF आप देख सकते हैं एक बार, इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हर एक चैप्टर से आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं, अच्छा तैयारी आपका कर सकते हैं। PDF लेकर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा आपका टिक लगा हुआ रहेगा, यहीं से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर PDF आपको प्राप्त करना तो क्या कीजिएगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9142 650 549, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, इसका PDF ले सकते हैं। चलिए तो आज के लिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 का, अब तो समझ गए होंगे। वहाँ आपसे क्या पूछा था महाद्वीप, यहाँ क्या पूछ रहा है, वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि ने किस देशों का मानचित्र बदल दिया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर महादेश पूछता तो क्या हो जाता, यूरोप हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 106 में क्या है, देखिए हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई, ये भी हमारा PDF में लिखा हुआ है, अभी चाहेंगे तो आपको इसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है, हिटलर वाला भी। विश्वास नहीं है तो आइए दिखा देते हैं। चलिए छोड़िए, उसमें टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1945 में। आप सब देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा ये सब। चलिए भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 107 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1832 में। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था, ठीक है, तो राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था, तो 108 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा जेनेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, सिकंदर महान मतलब कब पैदा हुआ, तो ये कब पैदा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 356 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, तो सबको पता होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, यहाँ से आपका भूगोल शुरू होने वाला है, अगर आप बनाए हैं भूगोल तो मिला सकते हैं, इसके बाद हम पॉलिटिक्स करेंगे, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर हम चलेंगे 1 2 3 उधर आपका हिंदी इंग्लिश की ओर। चलिए तो देखते हैं 71 का पहला राइट आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, ठीक है, तो कब हुआ था 71 का राइट आंसर क्या आ जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रधानमंत्री, याद रखिए कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, आइए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, ठीक है, तो कब बना था, तो 1770 में, याद रखिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से उत्तर की ओर है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है, ठीक है, तो कौन सा नदी हो जाएगा, तो बूंदी गंडक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित, ठीक है, तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, ठीक है, तो किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 76 का, तो याद रखिए भारतीय तेल अधिनियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के, ठीक है, मिलन स्थल पर है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा जहाँ पे 3 समुद्र स्थल मिलते हैं, उसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, ठीक है, तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा हिमाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, चलिए 79 बोल रहा है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, तो याद रखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है प्रायः कहाँ आते हैं, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या जो है किस राज्य में मिलता है, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका अपना बिहार हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न को चलते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, तो भारत का कौन सा राज्य है कि नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है, उससे मिलता है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से अब जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कोई नहीं मिलता है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है, कोई किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा 82 का, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 83 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का साधन नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन साधन नहीं, यहाँ पे फोकस कीजिए कौन नहीं है। देखिए जल क्या है, ये नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा किस में आ जाएगा, ये भी आपका नवीकरणीय में आ जाएगा। अब कौन पूछा नवीकरणीय नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो अनवीकरणीय में कौन आ जाएगा, कोयला हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर है। चलिए
देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अगर आपको दिक्कत होता है तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, एकदम नॉर्मल तरीका से, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। नवीकरणीय कहने का मतलब होता है जिसको आप पुनः या दोबारा प्राप्त कर सके, जैसे कि जल आप जो नहाते हैं, धोते हैं, जो पानी को यूज करते हैं वो लास्ट में कहाँ जाता है, धरती में जाता है, धरती के बाद अंदर जाता है, अंदर से फिर वही रिसाइकल होकर समझिए कि आप कहीं ना कहीं उसको यूज कर रहे हैं। तो जल जो होता हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको आप दोबारा यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ हो जिसको आप दोबारा यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्राप्त करके, उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। और जिसको आप दोबारा प्राप्त करके नहीं यूज कर पाए, जैसे कोयला एक मतलब कि इतना ही है, अगर उस खत्म हो गया तो फिर वो आपका खत्म, मतलब कोयला बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, मतलब 30 से 40 वर्ष हो जाता है, उसके बाद कोयला बनता है। मतलब जमीन के अंदर जो होता है ना, सड़े गले पेड़ पौधे, इस सब के से कोयला का निर्माण होता है। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, डीजल, ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछता है, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो जो चीज़ को आप दोबारा उपयोग में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोयला, ये सब खत्म होने वाला है, ये सब विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 में क्या है, आइए 84 में आपका कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अमेजन नदी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि अटलांटिक महासागर को, मतलब डैश कौन अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। तो कपास की पैदावार कब अच्छी होती है, तो 86 का क्या हो जाएगा, काली मिट्टी में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देगा कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या है, आइए भारत के निजी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना आपसे पूछा जा रहा है। तो 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मुंद्रा गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिए हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। अब ये किस राज्य में अगर पूछ दे हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा, ठीक है, महानदी पर बना हुआ है, किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्या है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 180 डिग्री अंश देशांतर, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर पार कर कीजिएगा तो एक दिन जुड़ जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसे समझिए, आपको मतलब समझाया जाए। अगर हम ऐसे पार दें और ऐसे पार दें, ठीक है, बताइए इसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन है। अगर मेरे अनुसार अगर आप वीडियो ऐसे देख रहे हैं तो ऊपर में हम उत्तर बोलते हैं, ठीक है, अब इसे नीचे में हम इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, चलिए, और इसको हम पश्चिम बोलते हैं, यही ना। चलिए तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI क्वेश्चन, इसको समझिएगा। बोल रहा है कि एक दिन जुड़ेगा, एक दिन कब जुड़ेगा, जब पश्चिम से पूरब को, ठीक है, अगर आप पश्चिम की ओर हैं, आप पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, आप अगर इधर जाते हैं, ठीक है, और जैसे ई रेखा को, जो लाइन पारा हुआ ई रेखा, इसका कलर हम चेंज करके आपको बता देते हैं। जैसे इस रेखा को आप पार कीजिएगा, ये रेखा कौन है, यही रेखा जो है 180 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। जैसे ही रेखा, सॉरी, देशांतर रेखा है, अक्षांश तो हम इसको बोलते हैं, इधर को ऐसे जो पारा होता है जैसे ई है, इसको हम अक्षांश बोलते हैं। ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे ही आप इसको पार कीजिएगा और जैसे आप पूरब की ओर आ जाइएगा तो आप में एक दिन जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर 8 आज जो तारीख है, आप आज आपका 17 नवंबर है, और जैसे ही 180 डिग्री देशांतर को आप पार करते हैं तो यहाँ पे जैसे पहुँच जाते हैं तो 18 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, एक दिन आपका जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन एक दिन जुड़ जाएगा और एक दिन माइनस हो जाएगा। अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो एक दिन आपका माइनस हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 में क्या है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा उत्पादन होता है, ठीक है, तो किस राज्य में होता है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर हेक्टर की बात करेगा ना तब जाकर आपका पंजाब हो जाएगा, इतना हेक्टर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। भारत में वन विस्तार क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत होगी, ठीक है, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25%।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93 में क्या है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है। तो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा केरल में। और सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है, चलिए देखते हैं। बांदीपुर कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है। मानस कहाँ है, तो ये आपका असम में हो जाएगा, याद रखिए मानस कहाँ है, वन्यजीव है, ये आपका असम में है। रंथाभोर कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप SCERT, ठीक है, SCERT पहले नंबर SCERT को ख़त्म कीजिए। हम इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि SCERT में डायरेक्ट आपका मतलब जो आंसर क्वेश्चन है सॉलिड दिया हुआ है। इतना कम समय में आप NCERT नहीं पढ़ पाइएगा, पढ़ के समझना बहुत ही मुश्किल होता है NCERT को पढ़ना और समझना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि SCERT को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो मेरा MCQ PDF है आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, अगर सेट बना रहे हैं ना, वहाँ से बहुत सा प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो SCERT क्या है, जो आपको डायरेक्ट एकदम दिया हुआ है। NCERT पढ़ना है, ये हम नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़ना, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। 96 में क्या है, 95 देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, कौन सा अवधि में भारतवर्ष में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो पूरा आ जाता है, तो याद रखिए 20 जून से लेकर 30 जून तक भारत में पूरा आ जाता है। ठीक है, मानसून आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। ये तो थिम्पू की राजधानी कहाँ थी, तो सबको पता होगा भूटान। नेपाल का पूछे तो काठमांडू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ठीक है, तो किससे करती है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरण से करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्या है, बिहार का विषाद है, तो बिहार का विषाद यानी कि किसे है, तो कोसी को कहा जाता है। ये जो कोसी नदी है, ठीक है, बहुत मतलब तबाही मचाती है, बाढ़ उड़ सब ले आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं क्या है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ठीक है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा भारत की पहली नहीं, स्वतंत्र भारत की पहली, ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की पहले, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, दामोदर नदी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिएगा, विश्वास नहीं है तो आप सेट मारिएगा ना, आगे हम लिख के दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा। ये 2 सेट आपको पीछे चलिए ना, मारिएगा ना, तो इतना VVI है कि बार बार इस सेट क्वेश्चन में आएगा। आपको लिखा रहेगा स्वतंत्र भारत की पहली, लिखा रहेगा ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है, तो दामोदर नदी पे हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 में क्या है कि चारागाह को पंपास कहा जाता है। ठीक है, तो किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 102 का, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहते हैं, तो प्रेयरी कहते हैं। अच्छा, डाउन्स कहाँ का है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस संपन्न होती है, मतलब कौन सा मंडल में होती है मौसमी घटनाएं, जैसे वायुयान का क्रेश हो जाना, मतलब बादल का फटना, ये सब किस मंडल में होता है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान जो होते हैं किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। हम अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो किस मंडल का प्रयोग कर रहे हैं, आयन मंडल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर प्रश्न क्या है, फूलों की घाटी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पलाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन से राज्य में है ये फूलों की घाटी, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और उसका नाम शायद बदल दिया गया है जिम कॉर्बेट का, रामगंगा ऐसी कुछ कर दिया गया है, ठीक है। तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है शायद, देख लीजिएगा एक बार। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 106 में क्या है, आइए, अभ्रक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क बरतिएगा। अभ्रक किस राज्य में बहुतता में पाया जाता है, अभ्रक जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो आप फटाक से मार दीजिएगा झारखंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गलत। अभ्रक जो है ना झारखंड में सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो आप लिख लीजिए आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। झारखंड भी है लेकिन उतना नहीं जितना आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर कभी पूछ दे कि अभ्रक सबसे ज़्यादा किस शहर या कहाँ पाया जाता है, अगर देख कोडरमा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे राज्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है, देखिए 49वीं पैनल किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, 49वीं पैनल, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद देखिए यूएसए और कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 107 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था, तो ये कब मिशन चालू किया था, तो 108 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1986 में। भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत किया था। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कृषि के कार्य में किया जाता है। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। 110 में क्या है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन है, ठीक है, तो कौन है, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम पहले आपको जो हिंदी और इंग्लिश जो था उसका आंसर मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको पॉलिटी करवा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पॉलिटी हम करवा देंगे। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा पॉलिटी से पहले ये वाला। चलिए तो इसका फटाक से हम आपको आंसर बता देते हैं, बस आप आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि यहाँ से 2-3 मार सके। आइए लिखिए, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 4 का बॉल। चलिए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर 7 का हो गया सी, 8 का आपका हो गया बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक है, बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका सी हो जाएगा। आइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर देख लेते हैं। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का अगर हम बात करें तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का देख लेते हैं। 25 का राइट आंसर क्या है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए। अच्छा ये सब तो हम पढ़ के आपको बता देते हैं। खैर अब एक को बचा है। क्या बोलता है कि जब कहानी पढ़िएगा तब समझ में आएगा, सॉरी। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए ये आप मिल लिया। अब लगले हाथ आप ये भी मिला लीजिए, ठीक है। जो आपका 40 नंबर, ये जो मिला है अभी जो आप मिलाएं वो आपका 30 नंबर था। 30 में आपको 9 नंबर लाना है, तो आप चेक कर लीजिए। 30 में आपका 9 नंबर आता है तो आप समझिए आप क्वालिफाई हैं। आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। अगर आप 9 नंबर नहीं लाते हैं 30 में हिंदी और इंग्लिश में, तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप फेल साबित कर दिया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं, पेपर 2। ये आपका 40 नंबर का होने वाला है। इसमें आपको सब मिक्स होगा, ठीक है। आपको मैथ, रीजनिंग, बायोलॉजी, साइंस सब देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका पॉलिटी मिला देंगे, ठीक है। पॉलिटी हम पढ़ के सुना देंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा बने रहिए। आइए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये सब मैथ है तो आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 38 से हम आपको सुना देते हैं। आइए 38 से देखते हैं क्या है। देखिए पूछ रहा है आपसे कि बिहार का कौन सा जिला जूट के उत्पादन में अग्रणी है। तो सबको पता है कौन सा जिला पूछ रहा है। अगर राज्य पूछता तो पश्चिम बंगाल हो जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ आपसे जिला पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका बिहार से एग्जाम देने वाले हैं। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2006, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में पारित हुआ था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध में, ठीक है, आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। तो पहला सेना नायक इनमें से कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, कैप्टन डनवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए 42 नंबर देखते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, BR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा ये आपका करंट में भी काम देगा, ठीक है। ये आपका करंट ही है, करंट में क्या काम देगा, ये तो आपका करंट शुरू हो गया। यहाँ से 4-5 प्रश्न आपको करंट का भी देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग का भी सीईओ कौन है, तो VR सुब्रमण्यम, ठीक है। द माइंड में सेट कर लीजिए, ये करंट है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। चलिए क्या है, देखिए ये भी आपका करंट से है कि 17 सितंबर 2023 को, ठीक है, सिकिल नाटेशन नीला का निर्धन हो गया था। वो किस मतलब कहाँ क्या बजाते थे, किससे संबंधित थे, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बांसुरी वादक थे ये। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्या है, थोड़ा सा जूम इसको कर देते हैं। आइए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, ठीक है। अब विश्व बैंक के अध्यक्ष के जो होता है नामांकन, ये मतलब कौन करता है, कौन सा देश, हमेशा USA ही करता है। ये ना कि चेंज मत कर दीजिए कभी। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। चलिए 45 नंबर देखते हैं। बल की इकाई डैश है, तो बल की इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 32 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में क्या है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान, ठीक है, का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये आपका पर्यावरण से भी उठा लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 47 का राइट आंसर भस्मीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 में क्या है, मानव कान में, ठीक है, इनमें से कौन सा हड्डी पाया जाता है। तो मानव के कान में कौन सा हड्डी पाया जाता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेकिन क्या हो जाएगा, आपका 2 आंसर, एक स्टेपिस भी होता है और एक क्या होता है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या है कि दोलन करते लोलक का गोलक, ठीक है, 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो लोलक का आवर्त काल है, तो इसका आवर्त काल कितना है, तो याद रखिएगा 2 सेकंड, ठीक है। चलिए
110 नंबर देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है आरक्षित में क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, ठीक है, 110 का हो जाएगा, सॉरी 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। आइए, पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है, तो याद रखिए किस स्थान से, तो श्रीरंगपट्टनम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंडल पीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 में क्या है, आइए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, ठीक है, तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बंगाल विभाजन भी कब हुआ था, इसी के दौरान हुआ था 1905 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 में क्या है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, ठीक है, तो गुलामों का गुलाम आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 में क्या है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, ठीक है, तो किसे सौंपा गया था, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को, ठीक है, याद रखिएगा किसको सौंपा गया था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि सौरमंडल में, आइए, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, ठीक है, छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है, तो किसके किसके बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, 56 का हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो किस शासक ने करवाया था, 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त है, ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 22, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। 59 में क्या है, आइए, कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 59 हो गया। 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो इसकी एक पुस्तक था, ठीक है, इब्न बतूता की एक पुस्तक था, क्या नाम था उसका, रेहला में जाना जाता है। चलिए 60 हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 61 में क्या है, चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये आपका में नहीं है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 में क्या है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रारंभ किया था, कौन सा शासक था, तो 63 का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अब इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है, खिलजी वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का, ये हो जाएगा आपका सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा अरविंद घोष को तो अलीपुर बम के मामला में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे है, तो सतपुड़ा की श्रेणी में, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदी है जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है, और भी नदी हैं जो अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये दोनों फेमस हैं ज़्यादा, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है, तो किसका नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्काइन एवं एथाइन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, तो इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5 एमीटर। चलिए
69 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या सी में, यानी कि आपका हो जाएगा पहला नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मानव, मछली, टिंडा, और 3 में आपका हो जाएगा भेड़िया, घास, सांप और बाघ। चलिए हाँ, तो 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 में क्या है, आइए 70 में आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से युग्म को चुनिए और उसे सही करके मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही करके मिलान। तो याद रखिएगा आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पारित तंत्र पर्यावरण के जैविक संगठक है। तो ये आपका हो गया 40 नंबर। ठीक है, जो सबके लिए सामान्य होगा। इतिहास हम आपको लोग अभी मिला चुके हैं, ज्योग्राफी भी मिला चुके हैं, अब आया समय ठीक है पॉलिटी मिलाने का। ठीक है, चलिए तो पॉलिटी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये अर्थव्यवस्था हो गया, आइए मिला लेते हैं, आ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो से पहले आपके तक PDF पहुँचे तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक रात 8 बजे, ठीक है, आप 8 बजे जाकर वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और रात में आप बनाइए और सुबह 10 बजे आंसर मिलाइए। आज थोड़ा हमें विलम्ब हो गया, ठीक है, इसी वजह से। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। आइए, जिनका भी पॉलिटी है वो अपना देख लेंगे। किसने कहा है कि क्या है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका अरस्तु का है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है कि प्लेटो की पुस्तक क्या है। ठीक है, तो इनकी कौन सा पुस्तक है, तो द रिपब्लिक। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 113 में क्या है, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है। ठीक है, तो कौन किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 बर्नार्ड क्रिक जो था, इसके राजनीति की तुलना जो था स्त्री और पुरुष से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है कि हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 में क्या है कि नेपाल में, एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो 115 का राइट आंसर की देख लेते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 में क्या है कि कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है, तो कौन नहीं माना जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी शासक का आक्रमण। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लॉस्की का। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो 6 प्रकार का, पहले 7 करता था जिससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार, देखिए पूछ ही दिया आपसे यही क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया है, तो कब हटाया गया, अभी जस्ट आपको बोले 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, आइए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की सूची कब जोड़ी गई थी, तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन, याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। 121 के क्या हो जाएगा, आइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा, ठीक है, चुनी गई। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 में क्या है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की ओर चलते हैं। 123 में क्या है, आइए कि भारत में संविधान सभा की अनुसूची के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5वीं में। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के महान्यवादी का वेतन और भत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्या है,
आइए, इसमें आपको सूची में मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा आपका, ठीक है, हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 1 का हो जाएगा 3, तो 124 का क्या हो जाएगा, संघीय न्यायपालिका से है, ठीक है। 2 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि नागरिकता से हो जाएगा। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा आपका आकस्मिक प्रावधान से। और अनुच्छेद 245 बोलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या है। आइए, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था था, ठीक है। 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संविधान के कुछ अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा 350 का ए में है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ, ठीक है, संसाधनों की कुल संख्या कितनी है, तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 105 हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा 14 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की ओर चलते हैं। 131 में क्या है, आइए, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर बने रहे, तो कौन बने रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे थे। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान कर दे, ठीक है। तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 माह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन होता है, ठीक है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्वाहिक समूहों का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो कौन था अधिनियम था, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, आर्य समाज का विवाह वैधता अधिनियम। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, ठीक है। तो 138 का याद रखिएगा 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो याद रखिए ये 12 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 141 में क्या है, आइए 141 प्रश्न है कि मौलिक अधिकार में से, ठीक है, किसे डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है, तो किसे दी है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर अनुच्छेद पूछे तो 32 अनुच्छेद को दिया गया है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 142 का, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 112 हो जाएगा आपका। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राज्य का हो जाएगा। आइए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ठीक है। विधानसभा की बात कर रहा है, ये हो जाएगा आपका अधिकतम 500। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है, ठीक है। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समता एवं सामाजिक न्याय का। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और कब समाप्त हुआ था, तो याद रखिए प्रथम आम चुनाव जो था, ठीक है, तो ये आम चुनाव तो 51-52 में हुआ था, लेकिन आपको समाप्त भी पूछा तो समाप्त नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है, 51-52 दोनों हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था, तो कौन सा देश था, तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यूगोस्लाविया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 में क्या है। आइए कि निम्नलिखित में से गलत बयान को चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर, ठीक है, देश को विघटित करने में सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 150 में क्या है, तो 150 में आपका हो जाएगा सांप्रदायिक का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो सांप्रदायिक का सही अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए आज भर थोड़ा मेरे घर में छठ पूजा हो रहा तो बहुत सा काम है, ठीक है। तो 2-3 दिन हम थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन वीडियो आपको आता रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को आज भर क्षमा चाहेंगे आपसे, सिर्फ हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। और कल से सारा चीज़ मतलब कि अच्छे समय पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सिर्फ आंसर मिला लीजिएगा इकोनॉमिक्स का। तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, थोड़ा आज हमें काम है, ठीक है। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। 113 का अगर हम बात करें तो 113 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1995। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 115 का आपका हो जाएगा बी अमेरिका। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 116 का आपका सी हो जाएगा अक्टूबर 2005। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 117 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिला आयोग। 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 118 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 25 का 1 हो जाएगा। चलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का भी आपका ए हो जाएगा। आइए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 129 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 130 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 131 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 132 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 133 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 134 का देख लेते हैं। 134 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 136 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 137 की अगर हम बात करें तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 137 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 138 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 139 का ऑप्शन नंबर 10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 140 क्या राइट आंसर हो जाएगा, 36 करोड़ हो जाएगा 140 का। 141 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 143 की अगर हम बात करें तो 143 का डी हो जाएगा। 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 29% हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए 147 नंबर देख लेते हैं क्या है। आज भर सिर्फ आप लोग हमें माफ़ कीजिए, कल से हम सारा चीज़ आपको करवा देंगे, ठीक है। 147 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 148 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और 150 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मेरे घर में छठ पूजा हो रहा है, हम अभी अकेले हैं, ठीक है। तो सारा काम हम ही को करना पड़ जाता है, तो दिन में काम है तो कोशिश करेंगे कल से हम थोड़ा कर दें आप लोग को। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।